Hi kids, hello everyone, welcome to the class. कैसे सभी बच्चे? आज के बाद तो भाई बायो का बहुत बड़ा रिवीजन ब्रेक है, तो फीलिंग कैसी आ रही है? बैकलॉग क्लियर करना है, डीपीपी सॉल्व करनी है, टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद आपको पता है हमारा सिलेबस बहुत टचवुड बहुत ही अच्छी स्पीड पे चल रहा है। आके मैं पूरी की पूरी फिजियो भी खत्म करा दूंगी। यस, नो मैम, एनडी सर क्लास लेंगे। एक्स्ट्रा क्लास लगेगी केमिस्ट्री की। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। फिर जब सर छुट्टी पे जाएंगे तो गर्मा मैम की एक्स्ट्रा क्लास लगेगी। ये बच्चों के साथ कोई स्कैम तो नहीं हो रहा? हाँ, तो सर जाएंगे ना इसके बाद, फिर मैम की लगेगी नेक्स्ट वीक से। हाँ, बट मैं ज्यादा नहीं लूंगी, मेरा सिलेबस टाइम पे चल रहा है बेटा। मेरा सिलेबस टाइम पे चल रहा है, टचवुड, तो मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस की जेन्युइनली जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आई एम ऑन टाइम। अगर हो सके तो बैकलॉग क्लियर करना, जितनी प्रैक्टिस हो सके बायो की, एक एक घंटा डेली देना। ठीक है? यस, चलो अब आते हैं बच्चों। आज हम करेंगे ये वाला चैप्टर आगे की ओर बढ़ते हुए, जी स्क्वायर आर्मी। ठीक है? यस मैम, ये तो स्कूल की तरह हॉलीडे होमवर्क की तरह है, बिल्कुल सही। किसने कहा से बायोमोलिक्यूल आएगा भाई? किसने कहा? मैं बताऊंगी टेस्ट सिलेबस, अभी मेरे से पूछेंगे तो। ठीक है, चलो। तो यहाँ तक सबको समझ में आया नहीं आया चैप्टर? पहले ये बताओ। नहीं, यहाँ चैप्टर खत्म नहीं होगा। पहले बताओ, यहाँ तक सबको समझ में लगा या नहीं लगा? बहुत आसान से चैप्टर था, आई थिंक। जितना मैंने चैप्टर पढ़ा आपको लगा होगा कि शायद मैम मॉर्फो ही पढ़ा रही है, शायद मैम इन आठवीं वाले चैप्टर का कुछ हिस्सा पढ़ा रही है। देयर इज नथिंग न्यू दैट यू विल फाइंड हियर। ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि ठीक है, बिल्कुल पढ़ा था हमने, कुछ नया नहीं है। आज हम कुछ नया पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं। कल मैंने ग्रोथ बताई थी, दो तरह की ग्रोथ। एक ग्रोथ थी बच्चा हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक थी हमारी एरिथमेटिक ग्रोथ। दो तरह की ग्रोथ थी, है ना? तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक और चीज से, जो कि एनसीईआरटी ने बड़ा सुंदर सा डायग्राम बनाया है, ये वाला। ये कुछ ऐसा डायग्राम आपने एनसीईआरटी में देखा होगा। ये देखिए, देखा है ऐसा? नहीं देखा तो देखो गधो। ये, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं आज पढ़ाने वाली हूँ आपको। वो कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? बेटा पायल, हम पढ़ ले। मैं अपने बिल्कुल भी बेटा बाल दिखाने नहीं आती हूँ। हाँ, कोई नहीं, मैं अजीब दिख रही हूँ, मुझे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं लाइफ के उस स्टेज पे मुझे फर्क नहीं पड़ता हाउ डू आई लुक। ठीक है? यस, आई लुक मोर फॉर कंफर्ट, नॉट कि हाउ आई लुक फॉर अदर्स। इट्स मोर लाइक अ कंफर्ट फॉर मी। ठीक है, चलो आ जाओ। अब आते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हमें दो चीजें आपको बताने वाली हूँ, एक है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, एक है रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है, चलो अब एक एग्जांपल हो जाए। हमारे पास अपर्णा दीदी है। अपर्णा दीदी के एक टेस्ट में 100 मार्क्स आते हैं, फिर दीदी के दूसरे टेस्ट में 200 मार्क्स आते हैं। ठीक है बच्चों? वही दीदी देखती है कि जो अन्नू सिंह है, उसके पहले 400 आ रहे थे, अब उसके 500 आ रहे हैं। ठीक है बच्चों? तो अगर यहाँ पे हम देखें ग्रोथ रेट, तो दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट तो सेम है, दोनों के 100 मार्क्स ही तो बढ़ रहे हैं। अगर आप एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट देखें, अगर दोनों के ग्रोथ को कैलकुलेट करें तो 500 माइनस 400 मार्क्स, अनु सिंह के 100 नंबर बढ़े। ऐसे अपर्णा दीदी के भी 100 से 200 थे तो 100 नंबर बढ़े। तो टेक्निकली दोनों के कितने मार्क्स बढ़े हैं? दोनों के कितने बढ़े हैं? 100 मार्क्स बढ़े हैं। दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। क्या बोलते हैं इसको? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। बट अगर मैं कंपैरिजन करूं, वो 100 से 200 गई है, वो 400 से 500 गई है, तो रिलेटिव कंपैरिजन में कौन आ गया है? अन्नू आ गया है, ना कि अपर्णा। क्यों अन्नू आ गया बच्चे? क्योंकि वो 400 से 500 पे गई है। तो टेक्निकली उसके 500 नंबर है, इसके अभी भी 200 नंबर है। 100 नंबर बढ़ने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, बट द रियलिटी इज दोनों को कॉलेज नहीं मिलना।
अगर रियलिटी की बात की जाए, देखो एक था एब्सोल्यूट, एक था रिलेटिव, अब एक है रियलिटी। ना 200 वाले को एडमिशन मिल रहा है ना 500 वाले को। तो रियलिटी ये कहती है कि मेहनत करो तो इतनी करो कि सीधा जीएमसी मिले, या फिर बिल्कुल ही मेहनत मत करो कि भाई हम 100 पे अटके हैं। रियलिटी यही है ना बच्चों। देखो जिसके 600 से ऊपर है उसका सेफ स्कोर है, उसे कॉलेज मिलेगा। अब जो 500 पे भी अटका है, या तो वो एमबीबीएस करेगा या फिर वो दूसरा कोर्स करेगा। सोचो रियलिटी कितनी टफ है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए आइए। तो आइए यहाँ पे एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी देख रहे हैं हम। ये हमारी लीफ है ए। पहले इसकी ग्रोथ इतनी थी, अब इसकी ग्रोथ इतनी हो गई है सीजन में। पहले ये बी थी, अब ये बी डैश हो गई, यानी कि दोनों का साइज बड़ा है। ठीक है बच्चों, बट अगर पहले वाली का देखे तो पहले वाली का सरफेस एरिया कितना था, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना था सरफेस एरिया पहले, सीजन से पहले कितना था, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सीजन के बाद इसका सरफेस एरिया कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जबरदस्त ग्रोथ हुई है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी वाली लीफ को देखते हैं। पहले इस लीफ का सरफेस एरिया क्या था बच्चों, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या था, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका सरफेस एरिया क्या है बच्चों, इसका सरफेस एरिया है 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट? क्या है इसका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट? दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होगा, एक बार आप बताने की कोशिश कीजिए जो मैम ने एग्जांपल समझाया था। बाकी मैं तो अभी लिखवाऊंगी, देखो सब कुछ। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का कितना है बच्चों, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो क्या है बच्चों, इट इज द मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। क्या है बच्चों इसकी डेफिनेशन के, इट इज द मेजरमेंट और कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ पर यूनिट टाइम। तो अगर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट देखें पहले के केस में, तो ए डैश माइनस ए कितना आया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे इस वाले में देखेंगे बी डैश माइनस बी कितना आया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या मैं कह सकती हूँ दोनों केसेस में एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इज सेम? क्या मैं कह सकती हूँ दोनों केसेस में एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इज सेम? यस बच्चों, कैन आई से दिस कि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इज सेम इन बोथ द केसेस? वेरी गुड। अब आते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। रिलेटिव ग्रोथ रेट, अब यहां पे द मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू अनदर, कितना ग्रो कर रहा है दूसरे की रिस्पेक्ट में मेरे बच्चों, उसे हम कहते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। इसका फॉर्मूला क्या है, ग्रोथ पर यूनिट टाइम। क्या है, ग्रोथ पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय इनिशियल साइज, इनिशियल साइज इनटू 100। तो अब हम रिलेटिव ग्रोथ रेट देख रहे हैं कि किसका ज्यादा है। ठीक है बच्चों, अब देखो इधर, ये जो भी अगली क्लास से पूछेगा ना कि मैम कौन सी स्लाइड पे है, वो आते ही ब्लॉक हो जाएगा। कौन कहते तुमसे लेट आने के लिए? अनटिल एंड अनलेस आई हैव अ प्रॉब्लम, मैं कभी लेट नहीं आती क्लास में। तुम लोगों को इतनी अथॉरिटी कौन दे रहा है कि तुम क्लास में लेट आ सकते हो? हु इज गिविंग यू दिस अथॉरिटी? कौन दे रहा है तुम्हें? क्योंकि तुम ऑनलाइन हो, कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो, तो इसका मतलब तुम्हारे पास अथॉरिटी है। कोई भी बच्चा नेक्स्ट टाइम से क्लास में लेट नहीं आएगा। अगर मेरी क्लास 11:50 में शुरू होती है तो 11:45 में बैठ जाया करो सिस्टम के आगे। यस, आज का क्लास 11:50 से क्यों हो रही है? क्योंकि मुझे ज्यादा पढ़ाने का मन करता है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। तो अगर हम केस ए देखें, केस ए, तो ग्रोथ पर यूनिट टाइम कितना हुआ है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनिशियल साइज कितना था, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 100, यानी कि ग्रोथ रेट कितना है इसका, 100% ग्रोथ रेट, क्योंकि डबल हो गया साइज, 5 से
कितना हो गया, सीधा 10 हो गया। ठीक है, अब आते केस बी। केस बी में देखते हैं कितना ग्रोथ हुआ है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनिशियल साइज कितना था, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनटू में 100, तो यानी कि इसका ग्रोथ रेट कितना है, केवल 10% इंक्रीज। तो वन टाइप ऑफ ग्रोथ यू वांट, केस ए या केस बी? तो यहां से हमने निकाला रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट तो दोनों का सेम था, बट अगर रिलेटिवली देखा जाए तो केस ए इज ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट एज कंपेयर टू केस बी। तो इस वाले से हमें क्या पता लगता है, कंक्लूजन क्या है, केस ए ग्रोस फास्टर एज कंपेयर टू केस बी relatively। देखिए सब, एक और टॉपिक कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। क्यों भाई, ए डैश माइनस ए 10 माइनस 5 5 होता है शायद, क्या मेरा मैथ्स गलत है? बी में ये 50 है, वो 55 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 55 माइनस 50 5 होता है शायद। मैम ये चैप्टर और कितनी क्लासेस में फिनिश होगा, दूसरी ही क्लास है। ऐसा कोई एहसान नहीं हो रहा तुम लोग का कि 5वीं क्लास चल रही है और हम बिल्कुल थक चुके हैं, आज दूसरी क्लास में ही दम तोड़ के बैठ गए। ये नीट करेंगे, ये डॉक्टर बनेंगे, कंपाउंडर बनेंगे, कंपाउंडर। ये जो हाल चल रहे तुम लोग के। लिख लिया सबने? चले अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज डिफरेंशिएशन, व्हाट इज डी डिफरेंशिएशन। इसमें नीट में क्वेश्चन आ चुका है पिछले से पिछले साल, 2024 का सवाल। एंड री डिफरेंशिएशन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया था नीट में इस वाले टॉपिक से। 3 टॉपिक है, अभी तुम कुछ भी मत लिखना, मैं सब लिखवाऊंगी। चलिए बच्चों, तो क्या है बच्चों ये देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, डिफरेंशिएशन, फिर आता है डी डिफरेंशिएशन, फिर आता है री डिफरेंशिएशन। अब ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है, एक मेरिस्टेमेटिक सेल है। कौन सा सेल है, जल्दी से बताएंगे सब बच्चे, ये कौन सा सेल है हमारा, मेरिस्टेमेटिक सेल। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करता है, डिवाइड करता है। क्या करता है ये, डिवाइड। जब ये डिवाइड करता है तो हमारे और सेल्स बनते हैं, और सेल्स बन गए। नाउ दीज सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड, दे बिकम मैच्योर। क्या हो रहे हैं ये, स्पेशलाइज्ड हो रहे हैं, ये मैच्योर हो रहे हैं, और मैच्योरेशन के बाद ये क्या बन जाते हैं, हमारे परमानेंट सेल्स। कौन से सेल्स बन जाते हैं, हमारे परमानेंट सेल्स। अब परमानेंट सेल्स कौन से होते हैं, जो डिवाइड नहीं करते हैं, जो अपना सिर्फ काम से मतलब रखते हैं, बेकार की बकैती से मतलब बिल्कुल नहीं रखते हैं। ठीक है, परमानेंट सेल्स में क्या आ सकता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, ये सब हमारे क्या टाइप्स ऑफ परमानेंट सेल्स, जो डिवाइड नहीं करते हैं, रादर ये अपना काम से मतलब रखते हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर देयर फंक्शन। ठीक है, जैसे मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस कराना, बंडल शीट सेल,
फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना, सो दे बिकम स्पेशलाइज्ड सेल्स, कॉटेज सेल, ठीक है, ये सारी चीज होती है। तो यहाँ पे परमानेंट सेल्स में क्या बन सकते हैं, जैसे पैरेन्काइमा, क्या बन सकते हैं, कॉलेनकाइमा, और क्या बन सकते हैं, स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या बन सकते हैं, जाइलम, क्या बन सकते हैं, फ्लोएम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। समझ आया नहीं आया, जल्दी से बताएंगे सब चैट बॉक्स में। तो डिफरेंशिएशन की कहानी कहां से शुरू हो रही है, एक मेरिस्टेमेटिक सेल से। मेरिस्टेमेटिक सेल क्या हो सकता है, राम, रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। जब ये डिवाइड करते हैं तो बहुत सारे सेल्स बनते हैं। जब बहुत सारे सेल्स बनते हैं तो वो मेच्योर होते हैं। मेच्योरेशन और स्पेशलाइजेशन के बाद वो क्या बनते हैं बच्चा पार्टी, परमानेंट सेल्स, जो अब डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। वो स्पेसिफिक फंक्शन कौन सा हो सकता है, जैसे पैरेन्काइमा सेल, फोटोसिंथेसिस, कॉलेनकाइमा सेल, सेल वॉल, स्क्लेरेनकाइमा, सेल वॉल, ठीक है, जाइलम, ठीक है, फ्लोएम। डन बच्चों। बट फिर क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि बगावत होने लगती है। पैरेन्काइमा कहते हैं नहीं जीना, मुझे वापस अपने बचपन में जाना है, मुझे बड़ा नहीं होना मम्मी, मुझे जेंजी बन के रहना हमेशा। सच में मैं नहीं जानता काम कैसे होता है, मैं मेरे को बस फोन चलाना आता है मम्मी। नहीं नहीं बड़ा बनना मुझे, क्यों पैसे कमाने मम्मी, मैं वीडियो से पैसा कमा लूंगा, एडिटिंग मुझे आती है मम्मी। समझो बात को। यस, तो यहाँ पे जेंजी को जीना नहीं है एडल्ट लाइफ, जेंजी को वापस बचपन की लाइफ में जाने का है। तो यानी कि बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, टेक्निकली अगर देखा जाए, परमानेंट सेल जो कि एक तरह का क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल है, वो वापस से क्या बनना चाहता है, डिवाइडिंग सेल। वापस से कैसा सेल बनना चाहता है, वो डिवाइडिंग सेल, वापस से मेरिस्टेमेटिक सेल बनना चाहता है वो। यानी कि इस प्रोसेस का बिल्कुल ऑपोजिट इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन में क्या होता है, अ परमानेंट सेल अगेन रीस्टोर्स द एबिलिटी टू डिवाइड, क्योंकि परमानेंट सेल कैन नॉट डिवाइड। यहां पे मैं लिख देती हूं, नाउ दिस कैन नॉट डिवाइड, बट कैन नॉट डिवाइड से वापस डिवाइडिंग कैपेसिटी चाहता है, तो दिस इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। मैम हमें तो बचपन भी सही से नहीं मिला, सो सैड। तुम्हारी थोड़ी बात हो रही थी, तुम जेन जी हो तो जेन एनटीए हो, तुम एनटीए के सताए हुए लोग हो। यस, यू आर नॉट जेन जी, यू आर जेन एनटीए, सताए हुए लोग, ठीक है। तुम्हें भी नहीं पता कि एनटीए इस साल क्या करेगा, अभी तुम आने दो, नवंबर और दिसंबर का महीना आने दो, मस्त शुरू हो जाएगा यूट्यूब पे खेला, बच्चों के फ्यूचर के साथ खेला, एकदम से सिलेबस चेंज हो जाएगा, एकदम से पैटर्न चेंज हो जाएगा, एकदम से आधार चाहिए, एकदम से अपार आईडी चाहिए, फिर नहीं चाहिए, नहीं 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 चाहिए, ये सब चलेगा अभी, तुम देखना अभी, ठीक है। तो तुम जेन एनटीए हो मेरे बच्चों। आ जाओ इधर देखते हैं, परमानेंट सेल इज अगेन बिकमिंग अ डिवाइडिंग सेल। तो टेक्निकली क्या है, व्हेन अ परमानेंट सेल again restores the ability to divide and becomes unspecialized या immature, ठीक है। अब आते बच्चों इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, पहले मैं परमानेंट बनूंगा फिर मैं मेरिस्टेमेटिक सेल बन जाऊंगा वापस। इसका एग्जाम्पल क्या है, इंटर fascicular vascular cambium. This is responsible for secondary growth in dicots and gymnosperms. ठीक है। दूसरा क्या है, कॉर्क कैम्बियम,
वैस्कुलर कैम्बियम। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि जो ये डी डिफरेंशिएशन की प्रोसेस है ये डाइकॉट्स में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मोनोकॉट्स गाइस। दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ये जितने भी हम कैम्बियम देख रहे हैं, जितने भी हम ये मेरिस्टेमेटिक सेल देख रहे हैं, टिश्यू देख रहे हैं, सबका सब सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। और सेकेंडरी ग्रोथ किस में होती है बच्चे? डाइकॉट्स में, जिम्नोस्पर्म्स में। तो टेक्निकली जो डी डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है ये ज्यादा प्रोमिनेंट किस में देखने को मिलेगा आपको? डाइकॉट प्लांट्स में एज कंपेयर टू मोनोकॉट प्लांट्स। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे नीट में, ठीक है। अब देखो, पहले मेरिस्टेमेटिक सेल था, मेरिस्टेमेटिक से क्या बना? परमानेंट सेल बना, परमानेंट सेल से फिर डिवाइडिंग सेल बना। अब देखो जरा, अब यहाँ पे एक बार स्टोरी देखते हैं। पहले मैं इन्फ्लुएंसर था, ठीक है, उसके बाद मेरी जॉब लग गई, बट मुझे जॉब पसंद नहीं आई, फिर से मैं वापस क्या बन गया? डिवाइडिंग इन्फ्लुएंसर बन गया, ठीक है। इन्फ्लुएंसर वापस बनने के बाद पता चला कि कुछ होने वाला नहीं है मेरे जीवन में ज्यादा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा वापस से, अब देखो डिवाइडिंग सेल है, ये वापस हमारा क्या है? डिवाइडिंग सेल। यही वाला डिवाइडिंग सेल ले रही हूँ वापस, यही वाला डिवाइडिंग सेल वापस ले रही हूँ बच्चों, वापस जॉब करनी है। वेरी गुड अनु, वेरी गुड। जब इसने सोचा कि अरे यार इसमें बहुत पैसा है इन्फ्लुएंसर, तब तक इसे पता लगा कि इसका समय जा चुका है। तब तक इसे रियलाइज हुआ बे यार ये शोशा की जिंदगी तो सिर्फ चंद पलों की है, चंद दिनों की है, यहाँ परमानेंट नहीं रुका जा सकता क्योंकि वक्त बदलता है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए फिर इसने सोचा नहीं नहीं नहीं, वापस से क्या करना पड़ेगा? जॉब ढूंढनी पड़ेगी। नाउ दिस इज अ टाइम ऑफ रीडिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। So de-differentiated cell becomes redifferentiated cell, ठीक है। Redifferentiation now again becomes permanent cell. Reality check मिल चुका है, permanent cell which is a non-dividing cell. लो भाई अकल आ चुकी है मेरे प्यारे बच्चों। इसका एग्जाम्पल क्या है? सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, जो कि आपको किस में देखने को मिलते हैं? डाइकॉट प्लांट्स में। मोनोकॉट्स में ये सब होते ही नहीं है स्ट्रक्चर्स। अब मैं इसको रिवाइज कराऊंगी, पहले इसको लिखिए, देख देख के लिखिए। अब मैं इसका रिवीजन कराऊंगी नेक्स्ट स्लाइड पे ना फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट। लिखिए इसको। वापस से रिवाइज कराऊंगी टॉपिक को। मैम टिश्यू कल्चर सेल किसके एग्जाम्पल है? टिश्यू कल्चर तो माइक्रो प्रोपगेशन है बेटा, क्लोन, सोमा क्लोन्स बनाते हो आप, डिफरेंशिएशन होता है उसमें। कैलस बनाते हैं ना उसमें, कैलस, कैलस से फिर हम बनाते हैं आगे उसमें चीजें। मैम अपनी क्लास के बच्चे ना डीएम करके बोलते हैं कि वी हैव अ जॉब फॉर यू, किसी प्रोजेक्ट में हेल्प योर राइटिंग थिंग सॉर्ट ऑफ। मेरे पर डेली आते हैं 800 मेल। लर्न टू इग्नोर। हाँ बेटा आयशा, मोस्टली डाइकॉट का ही फिनोमिना है जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ। कॉर्टेक्स यहाँ पे बनेंगे परमानेंट सेल में, पैरेन्काइमा ही आपके मॉडिफाई करते टू फॉर्म कॉर्टेक्स। भूल जाते हो चीजों को ना बॉटनी को, इसलिए मैं हर टॉपिक दो दो बार कराती हूँ। अगर तुम नोट्स देख रहे होंगे बॉटनी के तो तुम्हें दिखेगा मैम हर चीज दो दो बार करा रही है। पहले मैं ऐसे थ्योरी की फॉर्म में कराती हूँ, फिर मैं तुम्हें ऐसे कराती हूँ कि तुम रिवाइज कर सको उसी टॉपिक को। नहीं आज चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा बेटा, नहीं बेटा। चलो आ जाओ, अब हम इसे रिवाइज करते हैं कि किस तरीके से हम इसको समझेंगे। आ जाओ बेटा।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक मेरिस्टेमेटिक सेल। कौन सा सेल लिया बच्चों मैम ने? मेरिस्टेमेटिक सेल। लिखिए, लिखो मत अभी, पहले आंसर दो फिर लिखना, ठीक है, फिर मजा आएगा। मेरिस्टेमेटिक सेल में एक प्रोसेस हुई जो की थी क्वेश्चन मार्क ए, इसको ए दे देते हैं, आंसर पूरे बना लेना, ठीक है, ए। फिर ए प्रोसेस के बाद बनाइए एक तरह का परमानेंट सेल। परमानेंट सेल्स आर डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग, ये आप लिखेंगे यहाँ पे आंसर, ठीक है। नाउ परमानेंट सेल अगेन, यहाँ पे कोई प्रोसेस हुई होगी, मुझे नहीं पता उसका नाम, और फिर यहां से हमारा बना डिवाइडिंग सेल्स। पता नहीं कौन सी प्रोसेस हुई। उन डिवाइडिंग सेल्स के कुछ एग्जाम्पल है, 1 2 एग्जाम्पल। नेक्स्ट, ये जो डिवाइडिंग सेल्स है enters into a pathway where dash occurs, पता नहीं क्या occurs, फिर उसके बाद आपके फाइनल जो बनेंगे that is called as dash cell, जिसका एग्जाम्पल है सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। तो कुछ इस फॉर्मेट में मैंने आपसे पूछा है, एक बार देख लीजिए, फिर इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं साथ में मिलके। सब बच्चों से हो रहा है सॉल्व? तमन्ना वेरी गुड, टीजे वेरी गुड। चलो, तो सबसे पहले आते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। जब परमानेंट सेल्स बनते हैं तो द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? डिफरेंशिएशन। ये जो परमानेंट सेल्स होते हैं हमारे डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ये हमारे होते हैं नॉन डिवाइडिंग सेल्स। इनकी खासियत क्या है? नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। फिर इन्हीं सेल्स में, परमानेंट सेल्स में एक और प्रोसेस होती है जिसके कारण ये डिवाइडिंग सेल बन जाते हैं। उस प्रोसेस का नाम क्या है? डी डिफरेंशिएशन। क्या नाम है प्रोसेस का? डी डिफरेंशिएशन, जो कि डिवाइडिंग सेल वापस बन गए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम, या इसका एग्जाम्पल क्या है? फैसिकुलर कैम्बियम। फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं। फिर उसके बाद इन्हीं में एक प्रोसेस हुई, वो प्रोसेस का नाम क्या था? रीडिफरेंशिएशन। और रीडिफरेंशिएशन से ये क्या बन गए वापस से? परमानेंट सेल्स, परमानेंट मैच्योर सेल्स, या इनको क्या बोलते हैं? रीडिफरेंशिएटेड सेल्स, या दूसरा नाम क्या हो सकता है इनका? रीडिफरेंशिएटेड सेल्स। जिससे आपका एग्जाम्पल क्या हो गया? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। फ्लो चार्ट सबको समझ में आया? टॉपिक बिल्कुल क्लियर है? जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ यही दिखेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, विच इज डेवलपमेंट इन प्लांट्स। ग्रोथ वाला पार्ट खत्म हो गया, अब डेवलपमेंट वाले पार्ट से शुरू करेंगे। मैम ये प्रिमिटिव फीचर होता है क्या, इसलिए मोनोकॉट्स में नहीं होता? क्या लो, देखो बेटा, हम एवोल्यूशनरी एडवांस कहते हैं हमेशा जो चीज बनी होती है, बट हम ये नहीं समझते कि जैसी कंडीशन होगी वही सरवाइव करेगा। हो सकता है आज वो कंडीशन हो जाए धरती पे कि डाइकॉट्स ज्यादा फेवरेबल हो जाए मोनोकॉट से, ऐसा भी हो सकता है। यस, कैलसिस अनडिफरेंशिएटेड सेल मास। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा डेवलपमेंट। क्या नेक्स्ट टॉपिक? डेवलपमेंट। सी बेटा, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आर टू डिफरेंट फैक्टर्स। एक बच्चा है जो बढ़े जा रहा है साइज में, बट वो दिमागी रूप से नहीं बढ़ रहा है, तो क्या आप कहेंगे वो डेवलप्ड है? आप कहेंगे ग्रोथ तो है बट द चाइल्ड इज अंडर डेवलप्ड।
ठीक है। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर टू डिफरेंट टर्म्स बट रिलेटेड टर्म्स। ग्रोथ में हम सेल डिवीजन को भी लेते हैं और डेवलपमेंट में सेल डिवीजन के साथ हम सेल डिफरेंशिएशन को भी लेते हैं। यानी कि अगर सेल डिवाइड कर रहा है तो उसका मैच्योरेशन होना भी जरूरी है, अदरवाइज ये बॉडी ग्रो करेगी, डेवलप नहीं करेगी। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ? ग्रोथ होता है सेल डिवीजन, बट डेवलपमेंट होता है सेल ग्रोथ प्लस सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों? चलो, तो ये हमारा डेवलपमेंट। अब अगर प्लांट के केस में देखें कैसे हो रहा है डेवलपमेंट, तो वो देखते हैं। मैम वन परमानेंट सेल कितनी बार, बेटा देखो फालतू के सवाल बिल्कुल भी मत पूछो। एक परमानेंट सेल कितनी बार डिवाइड करता है? ये सब में ऐसा नहीं होता है, कुछ ही सेल जैसे होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कभी भी डिवाइड कर जाएगा कोई भी सेल, नो, दीज आर जेनेटिकली स्केड्यूल्ड सेल्स। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे थोड़ी कि आप शुगर खाते तो आपकी पूरी बॉडी पे फर्क पड़ रहा है। सबसे पहले आपका इंसुलिन कहाँ से आ रहा है? पेनक्रियास से, वो अफेक्ट हो रहा है। जैसे दिमाग लगा के सवाल पूछा करो थोड़ा। तो यहाँ पे क्या है? सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन दोनों हो रहा है। तो प्रोसेस शुरू कहाँ से होती है? चलिए, तो प्रोसेस शुरू होती है सीड जर्मिनेशन से। किससे शुरू हो रही है प्रोसेस? एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन, सीड जर्मिनेशन। आपने स्प्राउटिंग देखी होगी, कैसे होता है सीड जर्मिनेशन? मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, आज एक घर में चना होगा, काला चना, ऐसे उसके ऊपर हल्का सा ऐसे दिखना शुरू हो जाएगा आपको व्हाइट कलर का, स्प्राउटिंग टाइप। दिस इज सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन को क्या चाहिए? बोरोन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? बोरोन। अगर आपकी मिट्टी में बोरोन नहीं है तो आपका सीड जर्मिनेशन नहीं हो सकता। प्लस इसे क्या चाहिए? प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर चाहिए, प्लस इस प्रोसेस को क्या चाहिए? मॉइस्चर। अगर आपकी सूखी मिट्टी है तब भी जर्मिनेशन नहीं होगा। आपने देखा होगा जब भी मम्मी स्प्राउट करते हैं तो हल्का सा पानी जरूर डालती है एनवायरमेंट में। अगर आप स्प्राउटिंग का प्रोसेस देखेंगे तो आप देखना कि हल्का सा गीला एनवायरमेंट रखा जाता है, मॉइस्चर रखा जाता है, वरना स्प्राउटिंग होती ही नहीं है ड्राई एरियाज में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, सीड जर्मिनेशन के बाद क्या है? जब यही सीड जर्मिनेशन से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, पेड़ हल्का सा बड़ा हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं सीडलिंग। क्या कहते हैं उसको? सीडलिंग। इस सीडलिंग को आप कहीं पे भी किसी भी पौधे में गाड़ सकते हैं तो वो अपने में पेड़ बनना शुरू हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाता है ये। ठीक है, उसके बाद इसकी बचपन की उम्र यानी कि जुवेनाइल फेज चलेगा। जुवेनाइल फेज इज आल्सो कॉल्ड एज वेजिटेटिव फेज। और कौन सा फेज कहते हैं इसे? वेजिटेटिव फेज कहते हैं, जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सिर्फ ग्रोथ होती है। सो टेक्निकली सेक्सुअल एक्टिविटी स्टेज पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है? ओनली ग्रोथ of body या plant, no reproduction at this stage। बट आजकल जेनजी तो पैदा होते ही सैयारा ओ सैयारा। तो अब पेड़ कहते हैं कि मैं पूरा ग्रो कर चुका हूं, अब मुझे वो काम करना है जिसके लिए धरती पे मैंने जन्म लिया है। यानी कि अब होगा मैच्योरेशन। मैच्योरेशन मैच्योरेशन वो स्टेज है जब ये सेक्सुअली एक्टिव होगा पेड़, यानी कि अब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, उसके बाद अब तैयार है तो सिग्नल देने के लिए क्या बनाएगा? फ्लावर। क्या बनाएगा बच्चों? फ्लावर, फ्लावरिंग होगी। अरे भाई तैयार है तो सिग्नल भी तो होगा। ठीक है, यहाँ थोड़ी मार सकते हैं, इन्हें फ्लावर बनाना पड़ता है। ठीक है, फ्लावरिंग हो गई। फ्लावरिंग के अंदर क्या होगा? सीड फॉर्मेशन। फ्रूट बनता है, फ्रूट के अंदर सीड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीड्स बनेंगे, सीड फॉर्मेशन। बीज बन चुका है, एम्ब्रियोनिक बीज बन चुका है। वाह वाह वाह। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद क्या बनता है? बीज। ठीक है, और जब ये पेड़ बूढ़ा हो जाएगा, जब ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, दैट स्टेज इज कॉल्ड सेनेसेंस। सेनेसेंस और एजिंग में क्या फर्क है? एजिंग तो आप आज कर रहे हैं बट आप सेक्सुअली एक्टिव हैं। सेक्सुअली एक्टिव का मतलब नहीं है धाय धाय करने से ही एक्टिव होते हैं। मतलब कि अगर जरूरत आन पड़े, आप को विवाह कुछ हो तो आप कर सकते हैं। आप इतने अब बड़े हो चुके हैं। ठीक है, एक्टिव का मतलब ये नहीं है मैम हम तो आ सके नहीं, आप एक्टिव एक्टिव बोलते ही हैं हमें, गलत मत समझिए। एक्टिव का मतलब है यहाँ पे कि करने को कर सकते बट कर नहीं रहे हैं क्योंकि लज्जा और शर्म है हमारे अंदर। ठीक है,
तो यहाँ पे सेनेसेंस का मतलब क्या है और एजिंग में डिफरेंस क्या है? एजिंग तो हो रही है, आज हमारी भी हो रही है, तुम्हारी भी हो रही है, ठीक है, बट सेनेसेंस में क्या है? एजिंग तो हो रही है बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि बुढ़ा गया है सिस्टम। अब सिस्टम ने भी क्या कर दिया है? दम तोड़ दिया है कि नहीं नहीं तुम जी लो, बस अब ये सब मत करो, अब भगवान का नाम लो, प्रभु का नाम लो। तो प्रभु भी आपको समय देता है जिंदगी के कुछ साल कि मेरा नाम लीजिए, उसमें आप भगवान का नाम लीजिए, तो भगवान ऑटोमेटिकली आपकी मशीन बंद कर देता है कि अब मोक्ष की तरफ चलिए, अब ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है। यस, मोहित कह रहा है मैम शर्म करो। ये देखिए क्या बोल दिया ऐसा मैंने, जो मैं शर्म करूं? क्या बोल दिया मैंने ऐसा? क्या बोल दिया मैंने ऐसा? रिप्रोडक्शन चैप्टर मैं नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि मैंने शर्म कर ली आज, ठीक है। चलो मैंने ये शर्म ले ली, लो पहन ली मैंने शर्म। अब रिप्रोडक्शन चैप्टर मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी क्योंकि मैं शर्म पहन चुकी हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ बेटा, ये स्टेजेस ऑफ लाइफ है, पहले इसको देख लो, लिखो इसको, ये पूरा एनसीईआरटी ने बनाया हुआ है। तो सेनेसेंस, सेक्सुअली इनएक्टिव फेज ऑफ लाइफ। पहन ली मैंने, तो उसने उसने शर्म दी भी कहा मुझे जो मैं पहन लूं? उसने बोला, मैंने ले लिया, यस पहन ली, ठीक है। नालायक कहीं के। हाँ आयशा, सेनेसेंस अक्सर वो पीरियड होता है मरने से पहला वाला। चलो भाई, पंचायती मत बिठाया करो हर बात पे, मजाक में लिया करो आधी चीजें। अगर इतना सीरियस में लेने लगी लाइफ में तो हो लिया काम, तुम भी मत लिया करो। बच्चे मजाक करते, क्या हो गया? पढ़ाई करो अभी। दादी लोगों में होती है सेनेसेंस। क्यों? दादा में नहीं होती? सिर्फ दादी? हम्म, दादा आज भी जवान है। सेक्सिस्ट कहीं के नालायक। बेटा पेड़ मरता भी है, मरने से पहले वाला फेज पेड़ का सेनेसेंस कहलाएगा। सारे पेड़ थोड़ी हमेशा बढ़ते रहते, कितने मर भी जाते हैं। नाटक करेंगे तो। चलो, अरे खत्म हो गया क्या? स्लाइड खत्म हो गई, रुको। अब हम करेंगे एक और कॉन्सेप्ट, हेट्रोफिली। अगेन नीट का काफी फेमस पीवाईक्यू टॉपिक है प्लास्टिसिटी। आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लास्टिसिटी। पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेबल कर लो इसको। अब आते बच्चों, तो प्लास्टिसिटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ प्लांट टू फॉलो डिफरेंट पाथवेज and produce different structures in different environmental conditions। जो अपने आप को नहीं बदलेगा समय के साथ, वो एलिमिनेट हो जाएगा। रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर सिचुएशन अलग है तो आपको बहरूपिया होना पड़ेगा, और इस बहरूपियेपन को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो क्या है प्लास्टिसिटी? एबिलिटी of a plant to follow different pathways and to produce different structures
ड्यूरिंग डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। सब डिफरेंट है, सब डिफरेंट। इसका पहला एग्जाम्पल क्या है बच्चों? कोकोला, कोकोला। को से क्या है? कॉटन। दूसरे को से क्या है? कोरिएंडर, बिल्कुल सही। और ला से क्या है? लार्कस्पुर। अब इनके पत्ते जो होते हैं जुवेनाइल और एडल्ट स्टेज के अलग होते हैं। क्या होते हैं? द लीव्स ऑफ जुवेनाइल एंड एडल्ट आर डिफरेंट इन अपीयरेंस। हो यश कह रहे हैं मैम प्लास्टर सिटी सुन के मुझे किम कार्दाशियन याद आ जाती है। ओह बहुत देख रहा है तो किम कार्दाशियन को हैं? तो खरीदा नहीं खरीदा तूने स्किम्स का प्रोडक्ट बॉडी शेपर्स है यश? अब देख रहा है तो शायद कुछ खरीद भी रहा होगा। दीदी लिपस्टिक निकाल दी नई नई। दूसरा एग्जाम्पल है इसका बटर कप। बटर कप के केस में हम क्या देख रहे हैं? द पैटर्न ऑफ लीफ इज डिफरेंट इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड एक्वेटिक हैबिटेट। अगर पानी में उगेगा तो अलग पत्ती होगी, अगर धरती पे उगेगा तो अलग पत्ती होगी इसकी। ठीक है? डिफरेंट पैटर्न ऑफ लीव्स seen in aquatic and terrestrial habitat. पानी में जो लीफ होगी वो कुछ ऐसी दिखे, पानी वाली लीफ कुछ ऐसी दिखेगी इसकी, और जो धरती वाली लीफ होगी वो कुछ ऐसी दिखेगी, ऐसे। अब समझ में आया? डायग्राम में बना दिया। चलिए अब हमारा शुरू का पार्ट ऑफ द चैप्टर इज फिनिश। नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स गाइस। लेट्स स्टार्ट विद प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जहां से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है नीट में। अरे सिलेबस बता दूंगी रिया भारती, हाँ देश भारती बता दूंगी, डोंट वरी। अब आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। PYQ इंपॉर्टेंट। प्लास्टिसिटी में ही हेट्रोफिली आता है बेटा। मर्जिया जो आप हेट्रोफिली इसी को कहते हैं बेटा, प्लास्टिसिटी को ही। लो कुछ अलग नहीं होता है, हेट्रो का मतलब भी डिफरेंट होता है। ठीक है? पेड़ का नाम है, पौधे का। अब आते हैं बच्चों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन्हें फाइटोहॉर्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है? क्या कहते हैं इन्हें? दूसरे नाम से फाइटोहॉर्मोन्स भी कहते हैं। फाइटोहॉर्मोन्स छोटे होते हैं, स्मॉल, प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट्स। दीज आर स्मॉल molecules
produced in small amounts, just like hormones. तो आ जाते कॉम्पोजिशन, कौन सा किससे बना है, ट्रिक्स बताऊंगी इसकी याद करने की, और कौन सा फाइटो हार्मोन है। सबकी ट्रिक्स है, बिल्कुल भी परेशान ना हो बच्चों। इस बार क्या हुआ था, नीट एग्जाम से पहले मैंने इसकी ना एक ट्रिक वीडियो बनाई थी, एक दिन पे उसमें ना 1.5 लाख व्यूज थे। तब मुझे पता लगा कि ये चैप्टर हर बच्चे का कितना बड़ा दुख है। रैंडमली मैंने जाके क्रिएट कर दी कि चल ठीक है वीडियो बना देते, क्या पता कहा जाए, और जब उसमें व्यूज आए तो मुझे लगा भाई ये बहुत बड़ा दुख है बच्चों का। ऐसा लग रहा था कि हर बच्चा जो देख रहा है इस टाइम यूट्यूब वो ये वीडियो ही देख रहा है, इतना बड़ा दुख लगा। चलो तो सबसे पहला एक ट्रिक आते हैं, तेरा गबरू। क्या है, यस क्या है, तेरा गबरू। आज लिखो, तेरा यानी कि टर्पीन्स, गबरू यानी कि जिबर्लिक एसिड। दिस इज तेरा गबरू, जिबर्लिक एसिड। हो गया। अब आते दूसरा, दूसरा हमारा इंडोल कंपाउंड्स, इंडोल कंपाउंड्स। आजकल किसका जमाना है, एआई का जमाना। आई इंडोल कंपाउंड्स, ए माने ऑक्सिन, एआई का जमाना है। ये पूरा टॉपिक ट्रिक से ही याद कराया जा सकता है बच्चों को। एडेनिन कंपाउंड्स, एडेनिन कंपाउंड्स, एडेनिन ए सी, एडेनिन कंपाउंड्स ए सी, सी माने साइटोकाइनेंस, साइटोकाइनेंस, ए सी, एडेनिन कंपाउंड साइटोकाइनेंस। याद हो रहा है क्लास में, बदबू मार, ई बदबू मार रहा है, ई बदबू मार रहा है यानी कि गैसेस। ई माने इथाइलीन, ई बदबू मत मार, ठीक है। नेक्स्ट केरेटिनॉइड्स, एब्सिसिक एसिड, short form is ABA, ABA cars, also called as stress hormone. Abscisic acid is also called as what, stress hormone. आजकल गाड़ी चलाते हुए बहुत स्ट्रेस होता है, लोगों को गाली देते हैं, पापा स्पेशली, किसको चलानी नहीं आती, वो भी पापा को बोल रहा होता है इसे काटनी नहीं आती, बट वो हम सुनते नहीं है। केराटिनॉइड्स फैट सॉल्युबल, ये फैट सॉल्युबल कंपाउंड है। बड़े पापा तो पीएचडी कर रखे हैं सही में यार। आजकल लड़कों के साथ गाड़ी में बैठना इज लाइक ओ माय गॉड, पूरा का पूरा रिवीजन हो जाता है दुनिया की हर गाली का। आजकल तो इनोवेटिव भी आ रही है, खुद से बना ले रहे हैं लड़ने के लिए। खुद से बना ले रहे हैं एक आध तो गालियां। लिखो इसको। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम शुरू करेंगे ऑक्सिन से। अदीबा, लिख लिया सबने? चलो बेटा,
तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सिन से. वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑक्सिन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले ऑक्सिन की हम डिस्कवरी पे चर्चा करेंगे. किस पे चर्चा करेंगे? डिस्कवरी पे. तो सबसे पहले ऑक्सिन आइसोलेट कहां से किया? जब हमें पता लगे भाई ऐसा केमिकल भी है, तो वो मिला इंसान के पेशाब में, यानी कि यूरिन में. अब आप कहेंगे मैम यूरिन में क्यों मिला ऑक्सिन? क्योंकि बेटा मेटाबोलाइज ही नहीं होता. हमारी बॉडी के पास हार्मोन्स ही नहीं है टू मेटाबोलाइज ऑक्सिन, तो इसलिए वो सुसु के माध्यम से बाहर चला जाता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि आइसोलेटेड फ्रॉम डैश बिकॉज इट इज नॉट मेटाबोलाइज इन द ह्यूमन बॉडी. तो पहली चीज क्या देखी? ऑक्सिन वाज फर्स्ट isolated from human urine, as auxin is not metabolized in human body. अपन के शरीर में बेटा ये मेटाबोलाइज नहीं होते मेरे लाल, इसलिए छुच्चू के माध्यम से बाहर. ठीक है, अब आते हैं ऑक्सिन का प्रिकर्सर. आखिर ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो ऑक्सिन बनाता है? वो एक अमीनो एसिड है, एरोमेटिक अमीनो एसिड. उसका नाम क्या है? ट्रिप्टोफैन. क्या नाम है उसका? ट्रिप्टोफैन, जो कि एक तरह का क्या है? एरोमेटिक अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफैन. ठीक है बच्चों, अब आते हैं डिस्कवरी में. चचा का नाम बताओ. चचा और चचा के पापा, ठीक है, चार्ल्स डार्विन, और चचा के बेटे फ्रांसिस डार्विन, दोनों ने मिलकर कुछ ऑब्जर्व किया. ठीक है, सो इट वाज चार्ल्स डार्विन एंड इट वाज फ्रांसिस डार्विन, इनके पुत्र देव. ठीक है, ये रहे पुत्र. दोनों ने मिलकर ऑब्जर्व किया. किसमें ऑब्जर्व किया? कैनरी ग्रास में. किसमें ऑब्जर्व किया? प्रिकर्सर का मतलब होता है जिससे कोई चीज बनती है, प्रिकर्सर. ठीक है आयशा, प्रिकर्सर. किस पे ऑब्जर्व किया इन्होंने? कैनरी ग्रास. कौन सी ग्रास थी? कैनरी ग्रास. क्या ऑब्जर्व किया है कैनरी ग्रास का? कॉलियोप्टाइल टिप, यानी कि जो घास की टिप होती है, ये रही वो टिप. ये देखिए, तो इन्होंने क्या देखा कि ये जो टिप है ये बेंड कर रही है टुवर्ड्स अ लाइट ऑफ डायरेक्शन. फर्स्ट थिंग दे ऑब्जर्व वाज द कॉलियोप्टाइल टिप shows bending towards light. इन्होंने देखा जो घास है वो किसको सलामी दे रही है? लाइट को. कॉलियोप्टाइल टिप shows bending towards light. फिर इनके बेटे, इन्होंने अपने बेटे को जा बेटा घास पे दौड़, बहुत वजन बढ़ रहा है. हाँ, इन्होंने बाबा रामदेव को सुना. बाबा ने बताया कि सुबह सुबह घास पे नंगे पैर दौड़ने से वजन कम होता है. तो फ्रांसिस बेटा पापा की बात तो टाल नहीं सकता, आपको पता ही है बच्चों, क्योंकि पापा की बात टालने पे जितनी गाली पड़ती है उससे अच्छा है कि भाग ही लो. ठीक है, और 2 महीनों की छुट्टी भी चल रही थी, तो करता क्या वो? तो इसलिए वो भागने लगा. जब वो भागने लगा तो क्या हुआ? ये जो टिप है ना, ये टूट गई, ऐसे टूट गई. यानी कि ये जो टिप थी, इसको ऊपर का सरफेस कट गया. ये देखो कट गया. टिप वाज रिमूव्ड. ए का मतलब अमीनो एसिड होता है. अब टिप रिमूव हो गई. अब जैसे टिप रिमूव हुई तो दोनों ने फिर से घास को देखा. इन्होंने देखा, अरे बाबा फ्रांसिस, कैन यू सी देयर इज नो बेंडिंग ऑफ टिप. वो कह रहे अरे पप्पा टिप तो है ही नहीं, बेंडिंग होगी कैसे? वो कहता ये बात भी सही है. यानी कि अगर हम टिप को रिमूव कर दे तो हम बेंडिंग देखते ही नहीं है. देयर इज नो बेंडिंग इफ वी रिमूव द कॉलियोप्टाइल टिप. यही चीज उन्होंने कहा. ऑब्जर्वेशन लिख अभी, लिख मोटे, लिख अभी. ठीक है, तो ये चीज इन्होंने सर्च की. तो इन्होंने कहा क्या देखा? when the tip was removed, तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया गाइस? क्या ऑब्जर्व किया? there was no
बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट। ठीक है। फिर फ्रांसिस ने कहा पापा मैं ना दौड़ा था ना इस घास के ऊपर, शायद मेरे वजन के कारण ये काम नहीं कर रही है। तो पापा ने कहा ये बात भी सही है बेटा। तो इसलिए बेटे ने कहा पापा अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कॉलियोप्टाइल टिप पे कैनरी ग्रास की एक ब्लैक पेपर कवर कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो ब्लैक पेपर कवर्ड, ब्लैक पेपर was used to cover coleoptile tip। अब बताओ क्या रिजल्ट आया होगा, क्या घास झुकी होगी या नहीं? अब तुम सोच के बताओ, क्या घास झुकी होगी या नहीं? यस, अगेन द रिजल्ट वाज सेम। कैनरी ग्रास did not show bending towards light। ये देखिए बच्चों, और तुम गार्डन में जाके क्या करते हो? आओ खो खो खेलते हैं, आजा आजा आजा, वो देखते हैं वो सामने वाली आ जाइए, पार्क में चक्कर काटते हैं। इन सब के अलावा भी जिंदगी है, ऐसे नहीं साइंटिस्ट बना जाता, ऐसे ही नहीं नाम रोशन होता। पार्क में जाके भी वो देखो कुछ कर लाया, तुम पार्क में जाके कुछ नहीं करके आते गधो। ये तुम दूसरों की बात तक नहीं सुनते, जैसे बेंट ने सुन ली थी। अब ये सारा एक्सपेरिमेंट चल रहा था, दिस इज पार्ट 1 ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब इनकी बात किसने सुन ली? बेंट ने। बेंट, तुम तो वो भी नहीं सुन के आते। वो कहते इन्होंने तो यहीं पे छोड़ दिया, चलो मैं पता करता हूँ कि ऐसा क्या है कि बेंडिंग हो रही है और बेंडिंग क्यों नहीं हो रही। आगे का काम चलो मैं कर लेता हूँ। आइडिया कहाँ से लाया? पार्क में जाके। तुम क्या करते हो पार्क में जाके, बताओ जरा चैट सेक्शन में। तुम क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो। ये देखो ये आइडिया लिया है ना, इसलिए मम्मी पापा कहते हैं बाहर निकला करो आइडिया मिलेगा। ऐसे आइडिया मिलता है। ठीक है, अब बेंट गए, बेंट ने कहा मैं कैनरी ग्रास नहीं यूज करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, बायो ऐसे करूंगा। तो ही डिड व्हाट? बायो ऐसे ऑन अवीना। अवीना क्या है? ओट्स। तो इन्होंने किसकी घास ली? ओट्स की घास ली, अवीना ओट्स। ठीक है, इन्होंने सीधा ओट्स पकड़ा, ये देखिए ये घास, और इसको यहां से कट मार दिया। कट, जब हम इसको कट करते हैं तो इसके एक वर्ड होता है विच इज कॉल्ड डीकैपिटेटेड। ठीक है, अब ये बिना सर की घास है, ये देखिए ये बिना सर की घास है, ये देखो कट। तो इस तरह की घास को क्या बोलेंगे? डीकैपिटेटेड। डीकैपिटेटेड अवीना। अब बताओ इसकी मुंडी उड़ा दी है, अब ये बेंडिंग शो करेगी या नहीं करेगी? जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में, जल्दी बताओ सब चैट बॉक्स में। बेंडिंग होगी या नहीं होगी? नो बेंडिंग, नो बेंडिंग वाज सीन। तो वेंट ने कहा अरे बाबा मुंडी में कुछ है, इसकी कॉलियोप्टाइल टिप में कुछ ऐसी चीज है जिसके कारण बेंडिंग होती है। अब वो कहते चलो पता करते हैं, लिख लो इसको फिर आगे बताती हूँ। अभी 1 ही घंटे की क्लास हुई है। आई हेट दिस चैप्टर, ओ सॉरी आई लव दिस चैप्टर। बच्चों के सामने ऐसा नहीं बोलना होता। मैं पानी नहीं पी रही हूँ, खून के घूंट पी रही हूँ इस टाइम। ठीक है, माइंड इट। अभी ना तुम मेरा जोश देखना, जब एवोल्यूशन आता है, जब मॉलिक्यूलर बेसिस आता है, जब जेनेटिक्स आता है। आज टाइम जा ही नहीं रहा, मैं खुद देख रही हूँ 1 घंटे की ही क्लास हुई है। आ जाओ बेटा आ जाओ। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। हो गया डी कैपिटल, अब आते हैं नेक्स्ट। अब इसने क्या किया, ये हमारी अवीना ग्रास
अब मुंडी तो जोड़ नहीं सकता, तो इसके बीच में इसने क्या लगा दिया, अगार ब्लॉक, ऐसे ज्वाइन कर दिया, दिस इज अ अगार ब्लॉक। अगार क्यों लिया, क्योंकि इससे डिफ्यूजन पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है इससे, डिफ्यूजन। अगार ब्लॉक, अगार ब्लॉक से इसको कनेक्ट कर दिया। तो अगर कोई चीज बन रही है टिप में, तो अब वो किसके पास आ सकती है, नीचे वाले हिस्से के पास आ सकती है। इस केस में उसने क्या देखा, बेंडिंग। He observed in this case bending of tip, bending of grass towards light. देखो हो गई ना बेंडिंग। तो अब इसने क्या किया, इसने अगार के ब्लॉक से, अगार के ब्लॉक से आइसोलेट किया वो केमिकल जिसका नाम था ऑक्सिन, आइसोलेटेड ऑक्सिन फ्रॉम अगार ब्लॉक। और उसने ये बताया कि जो ऑक्सिन है वो कहां प्रोड्यूस होता है, ऑपोजिट द डायरेक्शन ऑफ लाइट। यानी अगर यहाँ पे लाइट है तो ऑक्सिन टेक्निकली यहां प्रोड्यूस हो रहा है, यहां पे सेल की ग्रोथ होती है जिसके कारण बेंडिंग हो जाती है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट। सो ऑक्सिन इज प्रोड्यूस्ड opposite to direction of light and causes cell division. इतने दिन से मजा आ रहा था। तुम बायो टीचर बदल तो नहीं दोगे चैप्टर के बाद, मैं खत्म करा दूंगी मेरे प्यारे लाल इस चैप्टर को, तुम बदल तो नहीं दोगे ना, बदलना मत बायो टीचर। अब इसके फंक्शंस लिखवा देती हूँ, बस ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद मैं भी नहीं पढ़ा सकती भाई, इस चैप्टर में मेरी स्पीड स्लो हो जाती है, उसका रीजन यही है, एक ये और एक एनिमल किंगडम। मामा आप ऐसे ना करो, पढ़ने का मन नहीं हो रहा, मैं बोर नहीं हो सकती, मैं ह्यूमन कैटेगरी में नहीं आती क्या तुम्हारी। चलो यार छुट्टी, चलो पूरा आके कराऊंगी, एक क्लास चाहिए मुझे, ऑक्सिन जिबरलिंस फंक्शन कुछ भी नहीं अब तो चैप्टर में, करा दूंगी आके। अबे ये चैप्टर तो मेरे से भी नहीं पढ़ाया जा रहा इससे ज्यादा यार, आगे पढ़ाऊंगी तुम्हें बढ़िया से, एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगी, ठीक है। वैसे हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस चल ही रही थी काफी टाइम से, 2-2 घंटे क्लास में इसलिए ले रही थी, मुझे पता था छुट्टी आएगी। मोस्ट प्रोबेबली आपकी नेक्स्ट क्लास 16 तारीख को होगी, जन्माष्टमी वाले दिन, ठीक है। आई विल ट्राई कि मैं 16 तारीख को ही तुम्हारी सुबह क्लास ले लूं 2 घंटे की। कल से क्लास नहीं होगी, सबको बता के जा रही हूँ, किसी को मैसेज करने की जरूरत नहीं, एवरीबडी इज बीइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस, यू आर आल्सो इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस 1 मंथ बिफोर, ठीक है। तो 16 को मोस्ट प्रोबेबली क्लास होगी तुम्हारी, वो मैं तुम्हें 15 तारीख को बता दूंगी। मैं अगर मेरी फ्लाइट डिले नहीं हुई 15 को, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं रात तक आ जाऊंगी दिल्ली, ठीक है। सिलेबस आपका ये है कि आपका जितना भी टेस्ट होगा वो फोटोसिंथेसिस चैप्टर तक होगा, रेस्पिरेशन प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट से कुछ भी आपके टेस्ट में नहीं आएगा, ठीक है। आपका एक ही टेस्ट रहेगा मेरे पीछे से, उसमें आपका बायोमोलिक्यूल्स फोटोसिंथेसिस आएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। फिर आप आगे का बट रिवाइज करेंगे क्योंकि मेजर टेस्ट में आपकी पूरी सेल यूनिट आएगी, पूरी प्लांट फिजियो आएगी, आकर मैं कंप्लीट कराऊंगी पूरी ह्यूमन फिजियो और ये वाला चैप्टर, ठीक है। यस, मैं कहाँ जा रही हूँ ये आपको बाद में पता लगेगा। चलो बाय बाय, टेक केयर।